हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव केमिस्ट्री। हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। हमने लास्ट टाइम अपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी। मैंने आपको कहा था कि हम दो थ्योरीज पढ़ेंगे, एक होगी मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी और एक होगी आर्हीनियस थ्योरी। दोनों ही थ्योरीज के जो पोस्टुलेट, जो पॉइंट्स है, जो फॉर्मूला है, वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ज्यादा डिटेल में आपके लेवल पे नहीं पूछा जाता, बट जितना मैंने कराया था उतना आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, आई होप कि आपको पिछला लेक्चर मेरा समझ आया होगा। स्टिल हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था कोलिजन थ्योरी के बारे में। ठीक है, कोलिजन थ्योरी के बारे में हमारी मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी क्या कह रही थी? मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी कहती है कि जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तब रिएक्शन होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी कोलिजन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। हर एक कोलिजन से रिएक्शन होगी ही होगी, ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ फैक्टर्स डिफाइन किए कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास कोलिजन कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी। तो उन्होंने सबसे पहले एक टर्म बताई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो होती है कि कितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स आपकी हुई पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना। तो वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हुई जिसको हम Z से डिनोट किया करते थे। और तो उसके बाद उन्होंने बात करी इफेक्टिव कोलिजन की। जो मेजर फैक्टर है हमारा, सबसे पहला फैक्टर आता है जो कोलिजन्स को डिफाइन करता है कि कौन सी कोलिजन्स जो है हमारे मतलब कौन सी कोलिजन्स रिएक्शन लेके आएंगी, प्रोडक्ट बनाएंगी, रिएक्शन करेंगी। तो डेट कोलिजन्स आर नोन एज द इफेक्टिव कोलिजन्स, है ना। इफेक्टिव कोलिजन्स के बारे में पढ़ा था ना, इफेक्टिव कोलिजन्स। तो इफेक्टिव कोलिजन्स क्या थी कि हमारे पास जब भी दो कोलिजन्स होंगी तो उनकी एक एनर्जी होगी, जिस एनर्जी को अगर वो पार करेंगे तब ही हमारे पास जो है वो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उस मॉलिक्यूल के पास होगी तब ही हमारे पास जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते थे हम? उसको बोलते थे हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज नेसेसरी फॉर अ मॉलिक्यूल टू अंडरगो अ रिएक्शन, है ना। देन उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा था, हमने देखना था टेम्परेचर का डिपेंडेंस, है ना। तो टेम्परेचर के रोल को भी इसने बखूबी एक्सप्लेन करा, बट ये नहीं बता पाया। इसने ये तो बता दिया कि हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा बिकॉज कोलिजन इंक्रीज होती है। बट फिर इसने हमें ये नहीं बताया, ये जो इफेक्टिव कोलिजन का कॉन्सेप्ट था उसके थ्रू ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि हमारे पास क्यों जब हम देखते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली देखते थे, तो एक्सपेरिमेंट से ये आया था कि आपके पास अगर 10 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर राइज करा तो आपके पास डबल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, डबल से थोड़ा ज्यादा हो गया। बट अगर आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते थे तो तब तो नहीं आता था, तब तो ऐसा था कि 1 पॉइंट कुछ मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम रहता था, है ना। पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो ऐसा था कि हमने एक्सपेरिमेंट देखा तो इतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके लिए एक और फैक्टर भी है, एंड दैट फैक्टर इज नोन एज द ओरिएंटेशन फैक्टर। कि मॉलिक्यूल्स की जो ओरिएंटेशन है वो अगर सेम होगी, उस डायरेक्शन में होगी, दोनों एक दूसरे को एक सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे कि वो एक दूसरे से बॉन्ड बना सके, तभी हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो दो फैक्टर्स जो है उन्होंने डिफाइन करे। एक इसके बीच ही हमने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक्टिवेशन एनर्जी को कोलिजन थ्योरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम डिफाइन करते हैं तो वो होता है कि आपके पास थ्रेशहोल्ड एनर्जी जो थी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी ना, तो उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देनी पड़ी। अब मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं सिर्फ 5 घंटे काम कर सकती हूँ, 5 घंटे लगातार मतलब काम कर सकती हूँ। कोई ऐसा है जो मतलब 10 घंटे लगातार काम कर सकता है, ठीक है, तो उसकी 10 घंटे वाली कैपेसिटी मेरी 5 घंटे वाली कैपेसिटी है। बट अगर मुझे ऐसा काम करना है जिसको उतनी एनर्जी चाहिए कि लाइक मुझे ऐसा है कि मुझे अपना ना काम बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मुझे 10 घंटे काम करना ही पड़ेगा। तो मुझे उतनी एनर्जी चाहिए ना, मुझे उतने अंदर अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो जो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उस 10 घंटे काम करने के लिए, है ना, तो उस एनर्जी को हमने बोला एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने
पढ़े थे अपने लास्ट लेक्चर में। हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन का एट द एंड फॉर्मूला आया था वो क्या बना था, रेट इज इक्वल्स टू रो जेड ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे जो हमारे पास रो था वो क्या था, ओरिएंटेशन फैक्टर कि कितनी नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो जैसे ओरिएंटेशन होनी चाहिए वैसी हो रही है। ठीक है, तो ये है रो इज द ओरिएंटेशन फैक्टर, जहाँ प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, देन उसके बाद जेड आता है जो हमारे पास क्या था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बता रहा था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो ये था ये फैक्टर पूरा का पूरा हमें इफेक्टिव कोलिजन्स के बारे में बता रहा था कि कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स जो है प्रेजेंट है हमारे उसमें। ठीक है, और ई है क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और टी था हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस भी हमारे पास टेम्परेचर पे उतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है या वो रिएक्शन हो रही है उसको हमने बोला एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल देते हैं। देन आर क्या था आपको पता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, यूनिट्स आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, मैं हर बार यही बोलती हूँ जब भी आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह कराती हूँ। ठीक है, अब जैसे आर की वैल्यू जो होती है जूल्स में वो होती है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, है ना, 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। और अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो 0.0821, ठीक है, एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन ऐसी यूनिट्स होती है। ठीक है, तो ऐसे आगे फर्दर इसके पास्कल्स बार वगैरह इसमें भी जो है यूनिट जो है चेंज होती रहती है, तो आपको यूनिट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद रखनी है। मैं इसके यूनिट कन्वर्जन की आपकी अलग क्लास ले लूंगी फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, हमारा ये आज का लास्ट ही टॉपिक है, इसके कवर करने के बाद नेक्स्ट क्लास में यूनिट कन्वर्जन की ले लूंगी। ठीक है, सो अब ये हमारे पास आ गया, फॉर्मूला डिराइव हो गया। अगर हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल में जाएं, यूं तो आपके सिलेबस में इतना है नहीं मेंशन, बट आपको अगर इसको समझना हो, ठीक है, आपके जो मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी जिन्होंने प्रपोज करी थी उन्होंने ये सपोज करा था कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो हार्ड स्फीयर की फॉर्म में है, तभी कोलिजन के बारे में बताया ना इतने अच्छे से उन्होंने, हार्ड स्फीयर की फॉर्म में है। उन्होंने हार्ड स्फीयर जो है उन्होंने सपोज करा था, उसको एक स्फीयर सपोज करा था, बॉल की फॉर्म में सपोज करा था। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपके पास एक ए मॉलिक्यूल है और एक बी मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, इसको सपोज कर लिया हमने जेड ए भी नाम दे दिया, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताया था हमने कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो हो रही है वो होती है हमारे पास तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वो होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर हमारे पास जेड ए भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मतलब स्पीड, ठीक है, कि उस एरिया में कितना हमारे पास जो है उसकी स्पीड थी, उसी पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। तो हमारे पास ये क्या होती है, किसके बराबर होती है, एवरेज स्पीड के बराबर इंटू एरिया ऑफ हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है उसके एरिया के, क्योंकि एरिया पे कैसे डिपेंड करती है आप तो खुद देखो कि आपके पास अगर किसी कंटेनर में बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो बड़े मॉलिक्यूल्स का एरिया क्या है, ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, तो आपके पास जो कोलिजन है उस बड़े मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा होंगी। बट अगर आपके पास बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कोलाइड करने की कम होगी। ठीक है, क्या पता दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करे तो उसके बीच में से निकले, कुछ भी हो सकता है ना, तो छोटे मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी कम होगी, बड़े मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। तो हमारे पास जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो एरिया ऑफ दैट मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड करती है और उसके वेलोसिटी के ऊपर तो करती है, जितना ज्यादा तेज होगा उतनी ज्यादा आपके पास जो है कोलिजन्स होंगी। सबसे बड़ा फैक्टर और क्या था, नंबर ऑफ कोलिजन्स। नंबर ऑफ कोलिजन की बात करें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें कि अगर आपके पास किसी कंटेनर में 2 मॉलिक्यूल्स हैं और किसी कंटेनर में 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जो टकराते हैं और जो 10 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी में कितना ज्यादा फर्क होगा। 10 वालों की कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी, उसमें कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना। बट यहाँ पे आपके पास तो सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल है, तो कितना की कोलाइड करेंगे, उसमें हमारे पास जो है कोलिजन जो है कम होंगी, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से कोलिजन्स भी ज्यादा होंगी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो एवरेज वेलोसिटी का रियलिटी में जो
कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो इन पे डिपेंड करती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है 8kT डिवाइडेड बाय पाई म्यू, 8kT डिवाइडेड बाय पाई म्यू, पाई इसको हम लिख देते हैं सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी टर्म्स क्या क्या है, क्या है होती हैं ये, के क्या है, के जो है हमारे पास वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, टी जो होता है वो होता है हमारे पास टेम्परेचर ही होता है कि जिस टेम्परेचर पे वो चीज हो रही है। और म्यू, म्यू होता है रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास आपने बहुत बार सुना होगा, आपको पता भी होगा। रिड्यूस्ड मास को हम कैसे लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू जो भी आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मान लो Ma, इसका मास है, दूसरे मॉलिक्यूल का Mb मास है, तो Ma इंटू Mb अपॉन Ma प्लस Mb, दिस इज द रिड्यूस्ड मास। ठीक है, उसका रिड्यूस्ड मास होगा। देन उसके बाद आपके पास जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है आपके पास, डायामीटर। ठीक है, उसका डायामीटर, दो मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो वो कितने में कोलाइड कर रही है, मतलब कितना डिस्टेंस है एक तरह से उसमें। पाई सिग्मा स्क्वायर इज द एरिया ऑफ कोलिजन एंड जो सिग्मा स्क्वायर है एक तरह से वो डायमीटर कह सकते हो। आपका अगर इसका रेडियस आर ए है, इसका रेडियस आर बी है, जब वो आपस में, ये दोनों आपस में कोलाइड कर गए, कोलाइड का मतलब कि दोनों एक दूसरे के पास आ गए, तो आपके पास जो इनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं सिग्मा। तो वो किसके बराबर होता है, सिग्मा इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी को मैंने खोल के दिखाया, इतना नहीं पूछते हैं आपको, बट जस्ट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेसिकली किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, ये आप इसमें आप पुट कर दोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आया था, जो भी हमने अभी तक डिराइव करा वो था मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी। मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी ने हमें ये सब बताया था। सो अब हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी और कोलिजन थ्योरी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आर्हेनियस थ्योरी ने आपको जो मेनली है वो टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करा था। उसने बताया था कि कैसे टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा चेंज होगा, कि अगर हम उसको डबल करेंगे तो के की वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, अगर हम ट्रिपल करेंगे तो कैसे चेंज हो जाएगी। मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी में आपको पता चल गया था कि वो चेंज होगा, पर जो आर्हेनियस है उसने फर्दर उसको एक्सप्लेन करा था, उसने एक फॉर्मूला बनाया था, सेम उसी मॉलिक्यूलर कोलिजन जैसे फॉर्मूला से ही सेम सारा फॉर्मूला बनाया था और आपको एक प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया था कि हाँ ये ऐसे आप पता कर सकते हो कि कितना आपके पास चेंज आ जाएगा। अब ये देखो, आर्हेनियस ने आपको कौन सी इक्वेशन दी थी, उसने बताया था कि जो आपके पास रेट कांस्टेंट के है वो किसके बराबर होता है, ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन होती है हमारे पास रेट कांस्टेंट की अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, इसको हम बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, जो हमारे पास के है वो तो आपको पता है ये रेट कांस्टेंट है एंड ए इज नोन एज द आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस कांस्टेंट। तो आर्हेनियस इस कांस्टेंट का मतलब क्या है, ए को इंक्लूड करने का मतलब क्या है, ठीक है वो देखते हैं। चलो, ये टर्म आपको अभी जानी पहचानी लग रही होगी, सेम इसके जैसी। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स है ना, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। तो जो हमारे पास ए है ना, ए को उसने बोला है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, उसको इसका स्पेसिफिक नेम क्या दिया इसने, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, ये हमारे पास बताता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स के बारे में। जब हम टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स को फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स आती हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स आती हैं। सिंपल सी बात है कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इफेक्टिव कोलिजन से, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन से, सॉरी। तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है, मतलब अगर आपके पास 10 है, 10 मतलब 10 के रेट से आपके पास कोलिजन्स हो रही हैं और आपके पास उसमें से 5 कोलिजन्स इफेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या है 5/10 जो है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होगा, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है,
तो आप टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स को अगर वो कर दोगे, कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। तो K जो होता है हमारे पास वो होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, A होती है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, और ये वाला जो फैक्टर है ये हमें बताता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स के बारे में। ठीक है, तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे ना, जो मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी और आर्हेनियस थ्योरी से आई है, उसमें आपके पास जो A होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा A इज इक्वल टू रो जेड ए के बराबर, जेड ए बी या जेड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इन दोनों के बीच का रिलेशन था। अब बात आती है टेम्परेचर के इफेक्ट की, कि टेम्परेचर के इफेक्ट को इसने कैसे एक्सप्लेन करा। उसने क्या करा, उसने इस इक्वेशन को उठाया और इसका लॉग लिया। ठीक है, इस एक इक्वेशन बनाई उसने, उस इक्वेशन से क्या डिफाइन करा, टेम्परेचर के इफेक्ट को। कैसे, उन्होंने क्या करा, बोला कि लॉग ले लो इसका, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लॉगरिथम ले लिया दोनों साइड से ऑफ इक्वेशन 2। तो क्या बन गया आपके पास, नेचुरल लॉग लेते हैं पहले हम, ln k इज इक्वल्स टू ln a e रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको तो पता है, बायो वालों के देखो ln m इंटू एन। ठीक है, ln m इंटू एन, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ln m प्लस ln n के बराबर होता है। ठीक है, ln m प्लस ln n के बराबर होता है, उनको हम अलग अलग कर देते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, हम क्या करेंगे, ln k इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln e रेज़ टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है और नेचुरल लॉग होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये आपके पास जो है एक फाइनल इक्वेशन बनी थी। ठीक है, जिसको लेके हम टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, सपोज आपके पास एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का K1 है। अब ये चीज तो कांस्टेंट ही रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर रिएक्शन ही उठा लो, मान लो कि ए बी के साथ रिएक्ट करके सी बना रहा है, तो एक 250 केल्विन टेम्परेचर है या 280 है, 300 है, 500 कुछ भी टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर ले लिया T1, उस टेम्परेचर पे उसका रेट कांस्टेंट जो कि उसके टेम्परेचर पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, K1 की, मतलब K की वैल्यू K1 आ रही है। बट जैसे ही आपने टेम्परेचर चेंज करा, T2 कर दिया, तो आपकी वैल्यू K2 हो गई। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला। T1 पे आपके पास ln K1 ln A माइनस ई ए अपॉन आर T1। ठीक है, ऐसे ही आपके पास K2 पे ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2। अब आप अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, कॉमन है। ये क्या बन जाएगा, ln K1 माइनस ln K2 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ई ए अपॉन आर टी 2। ठीक है, ई ए अपॉन आर टी 2 ये हो गया। अब आप इसको क्या करो, आपको पता है जैसे ये फॉर्मूला है ना हमारे पास ln m इंटू एन वाला, तो वो m प्लस एन के बराबर हो जाता है। वैसे ही आपके पास अगर यहाँ पे lm डिवाइडेड बाय n होता ना, तो वो किसके बराबर होता है, lm माइनस ln के। तो ये आपके पास lm माइनस ln दिया हुआ है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, डिवाइड के, m बाय n के। तो क्या हो गया, K1 डिवाइडेड बाय K2 इज इक्वल टू, अब ई ए कॉमन ले लो इसमें से, ई ए अपॉन आर कॉमन ले लिया, क्या बन गया आपके पास 1.T2 माइनस 1.T1। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को एकदम गांठ बांध लो, याद कर लो, जैसे मतलब वैसे तो ये याद करने वाला है ही नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप जस्ट ये इक्वेशन याद होगी ना आपको, तो आप इजीली बना सकते हो। बस ये इक्वेशन याद होगी ना तो आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है।
और सिर्फ न्यूमेरिकल ही नहीं, इसके फॉर्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसमें जो हमारे पास जो ई एनर्जी क्या होती है, के ऐसे पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर कितना चेंज करेंगे कि हमारे पास रेट इतना, मतलब के की वैल्यू इतनी चेंज हो जाए, तो ये सब चीजें पूछ लेते हैं। और इसमें हमारे पास ग्राफ के रिलेटेड भी पूछते हैं। अब ग्राफ कैसे, जो हमने ये इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाई है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बनाई थी। ये इक्वेशन में क्या है कि आपके पास इसको अगर कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हमेशा ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। जो x क्या है वो भी हमारे पास वेरिएबल होता है, y भी वेरिएबल होता है, बट x वो चीज होती है जो हमें पता होती है, जिसको हम वेरी करते रहते हैं और दूसरे की वैल्यू चेंज कर पता करते हैं कि कितनी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने जब इसको कंपेयर करा तो क्या हुआ कि आपके पास जो एल एन ए है वो तो आपको पता है कि वो कांस्टेंट है ना, पता है कि वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो इंटरसेप्ट होगा वो आपका क्या होगा, एल एन ए। अब ये हमारे पास होता है ई ए भी कांस्टेंट होता है, आर भी कांस्टेंट होता है। तो जो हमारे पास एम होती है वो स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है वो भी, तो एम इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। तो इसमें वेरिएबल क्या बचा आपके पास 1/t, ठीक है। और यहाँ पे y किसके बराबर हो गया, एल एन के, ठीक है। तो आपने जब इसका ग्राफ प्लॉट करा तो आपका ग्राफ कुछ किस तरह आता है, आपका जो ग्राफ होता है ना वो 1/t के विद रिस्पेक्ट टू आप जब प्लॉट करते हो एल एन के का, तो आपका ग्राफ होता है वो नीचे को डिक्रीज करता है लीनियरली, और जो इंटरसेप्ट होता है वो आपके पास आपको पता चल गया एल एन ए होगा, और जो स्लोप होगी वो होगी माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है। ये होगी स्लोप, ये आपके पास टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ, और ये आपके पास एल एन के, ठीक है। तो ये होता है ग्राफ। आपको ग्राफ पूछ लेगा कि कौन सा ग्राफ इसमें से आर्हेनियस इक्वेशन को बता रहा है, ठीक है, या कुछ भी उसके रिलेटेड, उसकी स्लोप किसके बराबर होगी, उसका इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हाँ, ये तो इक्वेशन थी लॉग एल एन के फॉर्म में, नेचुरल लॉग के फॉर्म में। अगर मैंने इसको लॉग की फॉर्म में, ठीक है, जो हमारे पास एल एन और एल ओ जी के बीच में जो रिलेशन होता है मैंने आपको बताया था, वो किसके बराबर होता है, एल एन जो होता है वो 2.303 ऑफ लॉग के बराबर होता है, ठीक है। तो जब अगर हम एल एन को लॉग से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास जो स्लोप होगी ना वो 2.303 बाय ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा, यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा, बाकी सब सही रहेगा, ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा अभी बन रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन जिसने टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करा। अब आपको पूछ लेगा कि आपने टेम्परेचर को 10 केल्विन बढ़ा दिया, बताओ कि के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनिशियली के इतना था, बताओ के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बस झट से आप ये इक्वेशन उठाओगे, इसको तो ना मतलब रेड मार्क करके रख लेना, स्टार मार्क करके रख लेना ऐसे, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे आप पुट करोगे दोनों टेम्परेचर की वैल्यू, के इनिशियल आपको पता है, K2 आप फाइंड कर दोगे। इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, कैसे, ln K1/K2 लिखा है ना मैंने, आप K2/K1 भी लिख सकते हो। याद रखना, जब भी आप नेचुरल लॉग में या कोई भी लॉग मतलब लॉग में आप जब वैल्यूज को इंटरचेंज करते हो, ऊपर नीचे करते हो, तब नेगेटिव आ जाता है उसके आगे। तो जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा K2/K1, बाहर आ जाएगा माइनस, उस माइनस की वजह से यहाँ पे भी आपके पास T1 और T2 चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो एक ही वे में फॉर्मूला याद करना। अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो बस सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास इनिशियल इक्वेशन थी जिससे ये बना था, कौन सी थी, K इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। इसको याद रखना, इसका लॉग लेना ना, आपको सब पता चल जाएगा, सब याद रह जाएगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देन गाइस, हमारा फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 4 into 10⁻² to 8 into 10⁻²। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब इसके यूनिट्स क्या होंगे, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स में होगा, यहाँ पे सेकंड इनवर्स में मैं आपको बता रही हूँ। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो तब आपके पास जो रेट कांस्टेंट में चेंज आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो उन्होंने बोला है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को फाइंड करना। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आए आपके दिमाग में तुरंत आर्हेनियस इक्वेशन आ जानी चाहिए, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी आपके पास, ln K2/K1 इज इक्वल्स टू
ई ए अपॉन आर 1 अपॉन, अब यहाँ पे आपके पास T1 आएगा या T2 आएगा। अगर आप भूल जाते हो, ठीक है, अगर आप भूल जाते हो तो उसका क्या सीन था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे K इज इक्वल्स टू ए ई रेस्ट पर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जो आपके पास इक्वेशन थी, इसका आपने लॉग लिया था, राइट, लॉग लिया था, लॉग लेके आपके पास एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी आया, है ना। जब आप इसमें दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपके पास ये इक्वेशन बनती थी। तो आपने यहाँ पे K2 लिख लिया, यहाँ पे भी आपके पास K2 आ जाएगा। दूसरी बार जब आप दूसरी इक्वेशन को इसमें से माइनस करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास कैसी बन जाएगी, 1/T1, इक्वेशन कैसी बन जाएगी आपके पास 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये आपके पास आ गई अर्हेनियस इक्वेशन जिससे आपने ये फाइंड करना है। अब गिवन क्या क्या है आपके पास, सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले आपने गिवन चीज लिखनी है। गिवन क्या है आपके पास, K1 क्या है 4 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। K2 क्या है 8 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। अब ये किस टेम्परेचर पे है 27 डिग्री सेल्सियस। और हाँ, याद रहे हमने हमेशा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, जनरली ये न्यूमेरिकल्स केल्विन में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो केल्विन, अब आपको पता होगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का तरीका क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में आपको 273 ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 300 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास T2 पे ये K2 है, T2 पे ये वाला K2 है, तो आपके पास क्या बन जाएगा T2 टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी आप 273 ऐड करोगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा 310 केल्विन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बस आपने इसमें इसको पुट करना है, पुट करोगे तो क्या बन जाएगा ln 8 इंटू 10⁻⁻2 4 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू ई ए। फाइंड करनी है, आर की वैल्यू आपको 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल दी होती है, ठीक है। और टेम्परेचर आपके पास, सॉरी टेम्परेचर मैंने लिख दिया, यहाँ पे 8.314 आ जाएगा, ठीक है। और 1/300 माइनस 1/310 आ जाएगा, ठीक है। अब देन उसके बाद आपने आप नेचुरल लॉग को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग में चेंज कर लो, और ये तो आपके पास 10⁻⁻2 10⁻⁻2 कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन, अब आपको पता है कि यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई होना था तो मैंने ये नीचे लिया है, ठीक है, 8.314 ये बन जाएगा। एलसीएम ले लो आप, 310 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 310, ठीक है। log 2 आपको हमेशा प्रोवाइडेड होगा, आपको लॉग टेबल देते हैं बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में भी, ठीक है। log 2 की वैल्यू ज्यादातर दी होगी, बाकी आप ऐसे छोटी छोटी वैल्यूज आपको हमेशा मैंने बोला है याद रखना, ठीक है। log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.301, क्या होती है 0.301 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन, अब आप इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो, इसको करोगे तो 10 आ जाएगा, इसको भी कर सकते हो। देन इसको रीअरेंज करके आप इसका आंसर फाइंड करोगे तो आपके पास जो ई ए आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 53598.5 जूल्स पर मोल, ठीक है। और हाँ, अब कई बार क्वेश्चन में आपको ना टिक क्रॉस लगाते वक्त क्या करते हो, है ना, इसको ही ढूंढते रहते हो, यूनिट्स नहीं देते। यूनिट्स क्या है आपके पास जूल्स पर मोल, आपको वहां पे किलो जूल्स में आंसर दिया हो, या कई बार आपको नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल दिया हो, आपको कहा होता है कि किलो जूल्स में आंसर निकालो, आप क्या करते हो जूल्स में निकाल के आ जाते हो और आपके नंबर कट जाते हैं उसमें, ठीक है। तो आपने यूनिट्स ध्यान रखना है कि उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ज्यादातर उन्होंने किलो जूल्स में पूछा होता है, अगर नहीं पूछा तो आप किसी में भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो जब आप जूल्स पर मोल को किलो जूल्स में चेंज करोगे तो 1 किलो जूल कितने के बराबर होता है, जो 1 किलो जूल होता है वो किसके बराबर होता है 1000 जूल्स के बराबर होता है। तो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा 1/1000 के, राइट, 1/1000 किलो जूल्स के बराबर हो जाएगा। तो जब आप इससे जूल्स को किलो जूल में चेंज करोगे तो आपके पास ई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 53.59 किलो जूल्स पर मोल आ जाएगा आंसर, ये है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी तरह के आते हैं, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लिया, कहीं पे के पूछ लेगा, कहीं पे टी पूछ लेगा, कहीं पे कुछ पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए, आप इसके रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस करना, ठीक है।
सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर केमिकल काइनेटिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर लेके आऊंगी, उसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल्स या कुछ भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह आ रखे होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, हम बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन की। यूनिट कन्वर्जन फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वो आपको आना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट जो भी हम टॉपिक शुरू करेंगे उससे पहले आपको यूनिट कन्वर्जन करा दी जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको यूनिट कन्वर्जन एंड प्रीवियस ईयर के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आपने जो अभी तक हमारा सारा केमिकल काइनेटिक्स जो अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, जो सफिशिएंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको ये अच्छे से रिवाइज करनी है। और जो भी आपके बुक में न्यूमेरिकल्स या कुछ भी दे रखे हैं वो सब आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।